हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें हमने मानवीय कारक देखा था। पहला आर्थिक कारक और दूसरा सांस्कृतिक कारक। आर्थिक कारक में हमने देखा था कि जहां पर लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। और सांस्कृतिक कारक में देखा था लोग अपने संस्कृति से जुड़े होते हैं। किसी महापुरुष का जन्म स्थान हो गया, कोई मंदिर का किनारा हो गया या फिर कोई नदी का किनारा हो गया जिसको लोग पवित्र मानते हैं, जिसको लोग पूजते हैं, तो लोग वहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं। उसके बाद हमने देखा था जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 कारक हैं। पहला किसी का जन्म होना, दूसरा किसी का मृत्यु और तीसरा प्रवास। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, और जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होता है तो जनसंख्या घटती है। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या कम होती है, और जब बाहर से लोग वहाँ आते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है। इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व। धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिण अमेरिका का अमेजन वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व है। विश्व का जनसंख्या 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा झारखंड का 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, लोगों की कितनी संख्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे कि यदि हम लोग मान लें कि झारखंड के जो जनसंख्या है वह 1 लाख है, तो 1 लाख को झारखंड का जितना क्षेत्रफल है उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने लोग आएंगे। ये ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ज़िला है, रांची झारखंड का एक ज़िला है, और वहीं पर 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो केवल हम वहाँ का 1 किलोमीटर नापेंगे। पूरे झारखंड का हम लोग नापेंगे यदि हम लोग को झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्राप्त करना है। यदि केवल रांची का जनसंख्या घनत्व प्राप्त करना है तो रांची का जितने भी क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोगों को और रांची का टोटल क्षेत्रफल उसके द्वारा हम लोग नापेंगे। ये नहीं कि रांची का कोई खास एरिया में ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो रांची का रांची का जनसंख्या घनत्व उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे रांची में पहाड़ पर्वत भी है तो वहाँ पर कोई नहीं रहते हैं तो रांची का जनसंख्या घनत्व तो कम होगा। ऐसा नहीं है। लोग जितना रहते हैं पूरा टोटल रांची में और रांची का जितना क्षेत्रफल है, यदि हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो ही जाके हम लोग को जनसंख्या घनत्व मिलेगा। जनसंख्या घनत्व सबसे यदि अधिक, अगर हम लोग विश्व की बात करेंगे तो सबसे अधिक दक्षिण मध्य एशिया में मिलता है, जिसमें चीन आता है, भारत आता है, ये आसपास। फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो गया, फिर दक्षिण अमेरिका का अमेजन वन हो गया। इन जगहों पर जनसंख्या नहीं रहती है। मरुस्थल या फिर जंगल में आजकल कौन रहना पसंद करता है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। विश्व का जो जनसंख्या है वह 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, यदि हम लोग 1 किलोमीटर चौकोन लें या फिर सर्कल लें तो जितना एरिया आएगा उसमें केवल 14 लोग रहते हैं। और यदि हम लोग भारत की बात करें तो 1 किलोमीटर वर्ग, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। और यदि हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड का तो और ज़्यादा है। 1 किलोमीटर में 414 व्यक्ति रहते हैं झारखंड में। 1 किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिर आगे देखिए, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात, साक्षरता आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अध्ययन से किसी देश की आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय, स्वास्थ्य दशाएं, आय स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक तरीका जनसंख्या पिरामिड है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड के अध्ययन से हमें स्त्रियों एवं पुरुषों के विभिन्न आयु वर्गों के वितरण के बारे में पता चलता है। हमने देख लिया जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब है जनसंख्या संगठन, मतलब कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने युवा हैं, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षित हैं,
कितने व्यक्ति हैं जो अपंग हैं, कितने व्यक्ति हैं जो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, हष्ट पुष्ट हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या संगठन। मतलब जितने भी जनसंख्या है उसको वर्गीकृत करना, बच्चों में, बुढ़ापा में, या फिर रोगों में और स्वस्थ में, या फिर जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, इस प्रकार से लोगों को विभाजित करना जनसंख्या संगठन हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग यह भी बांट सकते हैं कि कोई स्त्री है या पुरुष है। फिर साक्षरता, कोई शिक्षित है या अशिक्षित है, इस प्रकार से। कोई स्वस्थ है या फिर कोई रोगी है, इस प्रकार से। और किसी का भी जो देश है उसका लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय या फिर स्वास्थ्य दशाएं हो गई, इन सब की जानकारी हम लोग जो है जनसंख्या संगठन से प्राप्त कर सकते हैं। और जनसंख्या संगठन को अध्ययन करने का सबसे आसान तरीका है पिरामिड। मतलब कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, इसका एक पिरामिड बना दिया जाए और हम लोग जनसंख्या संगठन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अधिक हो तो जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर संकरा होगा। विकासशील देशों का पिरामिड इसी प्रकार होता है। उदाहरण भारत, केन्या, नाइजीरिया। इन देशों में मृत्यु दर, विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम हो रही है तथा जन्म दर नियंत्रित है। ऐसे देशों का जनसंख्या पिरामिड मध्य भाग में चौड़ा होता है। भारत का जनसंख्या पिरामिड ऐसा ही है। इस प्रकार के पिरामिड का अर्थ है जनसंख्या में युवा एवं मध्यम आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक है। कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर वाले देश का पिरामिड आधार संकरा होता है। इस प्रकार का पिरामिड दर्शाता है कि कम मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। अब देखिए, यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक हों तो जो पिरामिड है वह, उसका आधार जो होगा, मतलब घर का यदि हम लोग मान ले, घर का जो आधार होगा वह ज़्यादा लंबा होगा और छत जो होगा वह छोटा सा होगा। मंदिर आप लोग देखते होंगे, मंदिर का जो सबसे लास्ट वाला भाग कैसे होता है, झंडा लगता है, वहाँ पर पतला होता है, और नीचे वाला भाग जहाँ पर वह रहता है वह बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक रहेंगे तो जो पिरामिड बनेगा वह, जो उसका आधार होगा वह चौड़ा बनेगा और जो उसका ऊपर का भाग होगा वह ऊंचा बनेगा। यहाँ पर देखिए, जो आधार है वह पूरा चौड़ा है और जो उसका ऊंचाई है वह छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, एक मंदिर के जैसे ही। फिर विकासशील देश का जो पिरामिड होता है वह इसी प्रकार से होता है। जैसे कि अभी भारत क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है, विकासशील देश है, तो इसका भी पिरामिड इसी प्रकार से है। जबकि भारत में जो है शिशु मृत्यु दर कम है, मतलब भारत में जवान लोगों की संख्या और बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आज भी भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। और उसके बाद जहाँ पर मृत्यु दर अधिक है जन्म दर से, वहाँ का जो पिरामिड होगा, जनसंख्या पिरामिड, वह संकरा होगा। देखिए, कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर वाले देश का जो पिरामिड होता है वह संकरा होता है, मतलब ज़्यादा लोग ना जन्म ले रहे हैं ना ज़्यादा लोग मर रहे हैं। देखिए, जापान का जो पिरामिड है वह इस प्रकार से रहेगा, नीचे संकरा, ऊपर संकरा और बीच में थोड़ा चौड़ा रहेगा। और ये जो बीच में चौड़ा है यह दर्शाता है कि वहाँ पर जो वयस्क लोग हैं, मतलब शादीशुदा लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जनसंख्या जो है ये मरने वालों से और जो जन्म लेने वालों दोनों से सबसे अधिक है। मतलब वहाँ पर मैच्योर हो चुके लोग, मतलब सेटल हो चुके लोगों की संख्या वह अधिक है। फिर आगे देखिए, किसी देश की जनसंख्या एक मूल्यवान संसाधन है। यदि उस देश के लोग शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ, उत्साही और आशावादी हो तो जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन बन जाती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, जो मानव संसाधन है सर्वश्रेष्ठ संसाधन है पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी संसाधन में, और मानव जो जनसंख्या है मानव का, वह मूल्यवान संसाधन होगा यदि वे लोग शिक्षित होंगे और कुशल होंगे, प्रशिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे या फिर आशावादी होंगे, तो वे जनसंख्या जो होंगे बोझ नहीं होंगे, वे लोग खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे और विकास भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या होगा वह उत्तम संसाधन बन जाएगा। आगे देखिए, जापान और बांग्लादेश दोनों सघन आबादी वाले देश हैं, लेकिन जापान एक उच्च विकसित देश है जबकि बांग्लादेश विकासशील।
हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत युवा वर्ग है, जिन्हें योग्य एवं कुशल बनाने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। जो जापान है और एक बांग्लादेश है, हम लोग का बांग्लादेश जो 1905 ईस्वी में भारत से एक संधि के द्वारा अलग हुआ था मुस्लिम कंट्री के रूप में, तो बांग्लादेश और यदि हम जापान दोनों की जो जनसंख्या है लगभग बराबर ही है। लेकिन दोनों देशों के जो अगर हम लोग प्रगति की बात करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो जापान है वह बहुत ही विकसित देश है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही उच्च है, मतलब हाई लेवल का टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज होता है। वहाँ पर अभी लोग 5G यूज कर रहे हैं। अभी इंडिया में क्या हम लोग 4G यूज करते हैं, वहाँ पर 5G 6G यूज हो रहा है। तो वहाँ का जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जबकि जो बांग्लादेश है वह अभी विकसित कर रहा है। भारत से भी कम विकसित हुआ है वह, लेकिन अभी विकसित कर रहा है। और हम लोग जो भारतवासी लोग हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? युवा का है। मैंने अभी बताया था आप लोग को, भारत को एक युवा देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर युवा की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है। और हम लोग युवा को मतलब हम सभी युवा खुद प्रशिक्षित हो रहे हैं। सरकार भी हम लोग को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान कर रही है। हालांकि अभी ऐसा हाल है कि युवा जो है प्रशिक्षित भी है, शिक्षित भी है और कुशल भी है, लोगों के हाथ में कौशल भी है, परंतु फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। फिर आगे देखिए, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किया जाता है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है। देखिए अब हम लोग भारत की जनसंख्या देखते हैं। यदि हम लोग 2011 की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है उस समय 1 अरब 21 करोड़ थी और अभी यह 1 अरब बढ़ के लगभग 2 अरब 45 करोड़ या फिर 50-60 करोड़ ये आसपास है। अभी भारत की जो जनसंख्या इतनी है। 1 अरब थी 2011 में 1 अरब 21 करोड़ थी और अभी 2021 में यह 2 अरब और 2.5 करोड़ या फिर 2.45 यही आसपास है। मतलब 250 अरब ये आसपास है, 250 अरब। और 2021 में मतलब 10 साल पहले 1.5 अरब थी, मतलब 1 अरब बढ़ गया है। और जो भारत है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद और सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर लोग आज भी मतलब प्राचीन संस्कृति को अपनाते हैं। लोगों वहाँ पर ज़्यादा विकसित नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बड़े ऊंच गाड़ी आ गए हैं। लोग अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे हैं, मॉडर्न जो है कल्चर को अपनाने लगे हैं, परंतु सिक्किम राज्य अभी भी पुरानी ही संस्कृति में जी रहा है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी अब मॉडर्न कल्चर को अपना रहा है। वहाँ का पहनावा वेशभूषा सब अलग हो गया, परंतु सिक्किम राज्य का अभी भी पहले की जैसा ही है। पहले लोग जैसे पहनते थे अब भी वैसे ही पहनते हैं। और भारत में हर 10 वर्ष में जो है जनगणना होती है। और सबसे पहले जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। ये जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले जनसंख्या कब हुई थी पूछा जाएगा तो आप लोग बोल सकते हैं 1872 ईस्वी में हुई थी। परंतु जो 10 वर्ष का अंतराल है उसमें जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। मतलब हर 10 वर्ष में जो है भारत में जनसंख्या का गिना जाता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। 2011 में हुआ था, तो उसके बाद जो जनसंख्या का गणना 2021 में होगा। परंतु अभी जो कोरोना काल है इसके कारण यहाँ पर नहीं हो पाया है। जैसे ही कोरोना ठीक होगा वहाँ पर भारत की जो जनसंख्या वह पुनः गिना जाएगा, घर घर आके लोगों की जनसंख्या कितनी है। मैंने भी देखा है कि 2-3 बार देखा है मैंने कि मेरे घर में भी आए हैं और लोग लिख के जाते हैं कितने सदस्य हैं, कितना एज है, ये सब लिख के जाते हैं। और भारत की जो साक्षरता दर है, मतलब 100 लोग में से कितने लोग शिक्षित है, यदि हम लोग उसको बात करें तो 100 में से जो है 74 लोग भारत में प्रशिक्षित हैं। वे भी ज़्यादा शिक्षा नहीं लिए हुए हैं, बस मैट्रिक इंटर तक ही उनकी शिक्षा है। तो भारत में 100 में से 74 लोग शिक्षित हैं और बाकी जो बच गया 25 लोग 26 लोग वे लोग अशिक्षित हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। आई होप जो यह चैप्टर था मानव संसाधन आपको समझ में आया होगा।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।